हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ फेज की। इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था कि अगर कोई भी बॉडी हीट एब्जॉर्व करता है या फिर हीट रिलीज करता है, कैलोरीमेट्री स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन जब वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है या फिर हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है या फिर हीट एनर्जी को रिलीज करता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि सारा चीज़ तो अपना मैटर से बना हुआ है। तो किस किस क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम थोड़ा समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास तीन स्टेट्स होते हैं या फिर तीन फेजेस होते हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगर इन तीनों के बीच में स्टेट का चेंज हो, मतलब अगर एक कोई सॉलिड लिक्विड में बन जाता है या फिर एक लिक्विड गैस में बन जाता है या फिर सॉलिड गैस में डायरेक्ट बनता है या फिर गैस अगर सॉलिड बन जाता है, तो वो सारे प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और उसमें क्या लॉजिक है या क्या फेनोमेना है, उसके वजह से क्या क्या अफेक्ट करता है स्टेट की वजह से, वो सबको भी हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो होपफुल मुझे लगता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो पेशेंस के साथ देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता इतना भी छोटा वीडियो बना दूं कि आप बोर हो मतलब क्या अभी शुरू हुआ अभी खत्म हो गया, तो वैसा नहीं। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आज का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग तक पूरा अच्छे से जाए, ताकि जब इसके बाद हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करें तब आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, आप आराम से उसको मतलब करके ले चले। तो सॉलिड से जब लिक्विड चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड चेंज स्टेट चेंज कब होगा? जब हम उसे हीट देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी बर्फ को आप अगर रखते हो या फिर आपके पास बर्फ है, उसको अगर फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दो तो उसमें क्या होगा, वो पानी धीरे धीरे बनने लगेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना हीट ले रहा है। और कहाँ से ले रहा है? एटमॉस्फेयर से वो हीट ले रहा है और इसलिए उसका स्टेट चेंज होता है। उस स्टेट चेंज को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और अगर हम लिक्विड को सॉलिड बनाते हैं या फिर लिक्विड को सॉलिड हम कैसे बना सकते हैं? पानी को फ्रीजर में डाल दो, बर्फ बन गया, तो वो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। अब अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड को गैस में हम कैसे कन्वर्ट करें? अगर हम उसे और हीट दे दे तो वो क्या बन जाएगा? वो वेपर बन जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। और अगर गैस टू लिक्विड हम कन्वर्ट करते हैं, तो गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। वहाँ से हम गैस से हीट एनर्जी ले लेते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर लेवल में थोड़ा समझने की चले, सॉलिड में हमें पता है जो मॉलिक्यूल्स होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। अब मान लो ये आपका एक सॉलिड का कोई है जिसमें जो एटम्स है वो टाइटली पैक्ड है। अब इसको अगर मैं हीट दे दूं तो ये क्या करेगा? ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। तेजी से वाइब्रेट करते 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 क्या हो जाएगा? एक टाइम ऐसा आ जाएगा या फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और डिस्टेंस बढ़ के वो मान लीजिए कुछ ऐसा बना दिया, इतना बन गया। अब डिस्टेंस अगर बन गया तो वो क्या हो जाता है? लिक्विड बन जाता है। और अगर उसमें हम और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दें, उसे और गर्म कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। हमें पता है जो सॉलिड में होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, लिक्विड में उससे ज़्यादा होते हैं और गैसेस में उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। और वैसे ही उल्टा अगर करें, हम इसमें से अगर हीट एनर्जी निकाल लें तो क्या हो जाएगा? इसके बीच में जो स्पेस बन चुका था वो स्पेस छोटा होता जाएगा, छोटा होते जाते वो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंस होके वो अपना पास पास आ जाएगा मॉलिक्यूल्स, और पास पास आने की वजह से क्या हो जाएगा? उसके स्टेट में भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट होती है, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो सब सारे चीज़ें भी अफेक्ट होती है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे अपने पढ़ाई में उसको आराम से समझते चलेंगे। तो जो पहला चीज़ हम अभी सीखेंगे वो है मेल्टिंग और फ्रीजिंग। उसको हम समझेंगे, या फिर फ्यूजन भी उसे बोला जाता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें हम एग्जाम्पल में लेंगे पानी को। ठीक है, क्योंकि हम जनरली एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहाँ पे हमें तीनों स्टेट मिलते हैं। हाँ, ये चीज़ छोड़ दिया था मैंने। एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, जो चेंज इन फेज होता है वो क्या होता है? एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, the process of change of
state, from one state to another, from one state to another at a constant temperature, at a constant temperature is called change of phase। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। अब इसमें हम एक चीज अभी पढ़ेंगे जो कि है मेल्टिंग एंड फ्यूजन। मेल्टिंग एंड फ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वर्ड है, एक फ्रेज है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है इसको हम और थोड़ी देर बाद समझेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाए, फिट हो जाए। तो मेल्टिंग एंड फ्यूजन, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है अभी हमने समझा। जब अगर हम एक सॉलिड में सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस पे ज़्यादा हीट एनर्जी देना होगा टू कन्वर्ट इट टू लिक्विड। तो इसका मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या हो जाता है, मेल्टिंग का डेफिनेशन हो जाता है चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature is called melting, is called melting। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको क्या बोला जाता है, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसे बोला जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे वो चेंज होता है। अब बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, उल्टा ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड अगर चेंज हो, मतलब द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ, लिख लेते हैं फ्यूजन का मतलब क्या होता है ताकि आपके पास भी एक नोट रह जाए। क्या हो जाता है, सॉलिड में हम हीट देते हैं तभी वो लिक्विड फॉर्म करता है। अब लिक्विड से अगर हम हीट एक्सट्रैक्ट कर ले, हीट ले ले, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। उसी प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या हो जाता है, द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड liquid to solid at a constant temperature, is called फ्यूजन। आप इसको फ्रीजिंग के नाम से भी जानते हो, इसे फ्रीजिंग भी हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर की हमने बात की, इसी कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसी पॉइंट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे जिस पॉइंट पे या फिर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा सॉलिड को कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो होपफुली आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हम एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा चीज़ों को समझें और बारीकी से इस चीज़ को समझ लें, ताकि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाए, सेट हो जाए। तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने एक बर्फ लिया, बर्फ का टुकड़ा लिया और उसको आपने क्या किया, बीकर में डाल दिया। ठीक है, बीकर में डाल दिया, उसमें एक थर्मोमीटर लगा दिया। जब आप थर्मोमीटर लगाए, आपने एक ग्राफ प्लॉट किया। ये आप अगर करना चाहो तो आप घर पे भी कर सकते हो, यही सेम चीज़ या सेम ग्राफ आएगा, थोड़ा इधर उधर 19-20 हो सकता है, क्योंकि दूसरे एटमॉस्फेयर वगैरह पे भी उस पर एक्ट करते हैं। इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में टेम्परेचर लीजिए और इस एक्सिस में टाइम लीजिए। ठीक है, टाइम लीजिए। अब उसमें बर्फ डाल दिया। अब बर्फ अगर डाल दिया, मान लीजिए ये आपका है 0 डिग्री, ये हो गया 10 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री।
ठीक है। और आप टाइम को यहाँ पे मान लीजिए 30 सेकेंड, फिर टाइम को सेकंड में ले लेते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड, फिर 90 सेकेंड, फिर 120 सेकेंड, फिर 150 सेकेंड। ये एक रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर डाटा पे ही होगा, बस आपको समझाने के लिए इसमें होता क्या है वही मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, हम एक कंटेनर में आइस ले लेते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में मतलब रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं और उसमें हमने एक थर्मोमीटर डाल दिया। अब जब 30 सेकेंड हुआ तब हम थर्मोमीटर का रीडिंग देखे, तो थर्मोमीटर का रीडिंग जब देखे उसमें हमें 0 डिग्री मिला, ठीक है। उसके बाद और 30 सेकेंड के बाद जब हमने फिर से थर्मोमीटर का देखा तो हमें क्या मिला, तब भी वो 0 डिग्री पे है। और तब उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में वहाँ पे पानी भी है और आइस भी है, दोनों है, क्योंकि धीरे धीरे वो तो मेल्ट कर रहा होगा, आप देख भी रहे होगे धीरे धीरे वो क्या कर रहा होगा, मेल्ट कर रहा होगा। अब धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है जहाँ पे आइस भी है और पानी भी है। उसके बाद और 30 सेकेंड के बाद हमने फिर से देखा कि उसमें तब वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और आइस बहुत थोड़ा सा है, तब भी टेम्परेचर आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब उसके बाद जब हमने पूरा आइस मेल्ट हो गया, ठीक है, पूरा आइस जब मेल्ट हो गया तो वहां पे हमने देखा, वहां पे सडन राइज हुआ, मान लीजिए वो 4 डिग्री पे। और जब पूरा आइस ठंडा हो गया, मतलब पूरा आइस मेल्ट हो गया, तब भी वहां पे 0 डिग्री था। लेकिन जैसे ही पूरा आइस, सारा आइस मेल्ट हो गया, वहां से हमने क्या देखा कि धीरे धीरे देयर इज ए स्लाइट राइज इन टेम्परेचर टिल रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए यहां तक। तो आपका जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना, ठीक है, कुछ ऐसा बना। मतलब पहले वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर वही कांस्टेंट था, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे सारा जो आइस है वो मेल्ट हो गया और वो पानी में कन्वर्ट हो गया, तब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और ये आ गया। लेकिन बात ये आती है कि अब अगर पहले स्टार्टिंग से जब सिर्फ आइस था, आइस से पूरा पानी तक कन्वर्ट होने में क्या उसने हीट एब्जॉर्ब नहीं किया होगा? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल किया होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वहाँ पे हमारा टेम्परेचर, लेकिन हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्मोमीटर में हमें टेम्परेचर का राइज नहीं दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा, 0 पे तो चल रहा है, टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है और हीट चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज होते जा रहा है, लेकिन उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हीट ले नहीं रहा, इसका मतलब वो हीट ले रहा है तभी तो वो फेज चेंज हो रहा है। तो वो जो हीट ले रहा है जहां पे टेम्परेचर चेंज ना हो, उसी हीट को बोला जाता है लैटेंट हीट, ठीक है। उसी हीट को क्या बोला जाता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, उसी हीट को बोला जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसलिए समझा दे रहा हूँ ताकि मुझे बाद में फिर से ये एक्सपेरिमेंट करके ना दिखाना पड़े, ठीक है। तो लैटेंट, तो जो छुपा हुआ हीट, लैटेंट का मतलब क्या हो जाता है, लैटेंट का मतलब हो जाता है जो छुपा हुआ हीट, जो आइस ले रहा है लेकिन थर्मोमीटर में हमें दिखा नहीं रहा है, उस टाइप ऑफ हीट को बोला जाता है लैटेंट हीट। और ये जो आपने ग्राफ देखा, ये आपका कौन सा ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है हीटिंग कर्व ऑफ आइस, हीटिंग कर्व ऑफ आइस ये होता है, ठीक है। आपको होपफुली समझ में आया होगा ये क्या हो रहा है, हीटिंग कर्व ऑफ आइस क्या है, आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा मैंने, और इसके साथ जो अभी बताया लैटेंट हीट क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि कैसे जो चेंज हो रहा है, मतलब स्टेट जब चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस फॉर्म हो रहा है, आइस से वाटर फॉर्म हो रहा है, उस स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर में उसमें भी कोई फर्क नहीं आया, तो उसी हीट को बोला जाता है लैटेंट हीट। अब इसमें क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? तो आंसर है हाँ, जरूर, बिल्कुल वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में जब हम मेल्ट करवाते हैं, ठीक है, जब हम मेल्ट करवाते हैं वो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। ऑन मेल्टिंग सारे सब्सटेंस एक्सपैंड होते हैं। तो ऑन मेल्टिंग मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस
of the substances expand, बट एक चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि है वाटर, बट वाटर या फिर वाटर ना बोल के अगर हम लिखें आइस, आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर एक्सपैंड हो रहा है, जैसे इसके लिए क्या एग्जांपल्स हैं, वैक्स ले लो, लीड ले लो, वैक्स लीड ले लो, ये सारे आप अगर उसको मेल्ट करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक्सपैंड कर जाता है। लेकिन आइस जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इन केस ऑफ अगर हम उसे मेल्ट करवाते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज को थोड़ा समझेंगे। तो बच्चों जो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है कि अगर हम प्रेशर में चेंज लाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पे उसका क्या इफेक्ट करता है। जैसे कि हमने देखा आइस या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो ड्यूरिंग मेल्टिंग तो उसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा अगर हम उसमें प्रेशर बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मान लीजिए वो 100 डिग्री पे मेल्ट कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सॉरी घटता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि वर्क्स लीड, उसमें क्या होता है अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। अब दूसरा बात जो है, अगर कोई भी सब्सटेंस में अगर हम इम्प्यूरिटीज डाल दें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, तो अगर हम इम्प्यूरिटीज डाल देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात को समझने की कोशिश करें, हमारा आइस का जो है मेल्ट या फिर जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम उसमें नमक डाल दें, पानी डाल देते हैं या फिर पानी में नमक डाल देते हैं, कोई भी इम्प्यूरिटीज डाल देते हैं तो वो 0 डिग्री से -22 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। मतलब -22 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो पानी है वो फ्रीज होता है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट का क्या रोल आया, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जब पानी मेल्ट कहाँ से शुरू होगा, 0 डिग्री से शुरू होगा ना, 0 डिग्री से मेल्ट करना शुरू होगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर मेल्ट होता है ना। अभी हमने कर्व में देखा 0 से बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो उसी तब हमारा जो ग्राफ शुरू होगा, अगर हम उसमें इम्प्यूरिटीज डाल देते हैं तो हमारा तब जो ग्राफ शुरू होगा वो शुरू होगा -22 से, 22 से वो घटते घटते आएगा, ठीक है, जब अगर पानी में कोई इम्प्यूरिटीज होता है। तो ये था आपका मेल्टिंग और फ्यूजन, उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। अभी हम चलते हैं वेपराइजिंग और बॉइलिंग, उन दोनों के बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग की बात की, वैसे ही और एक चेंज स्टेट ऑफ चेंज होता है, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, अगर लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए, अगर लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए और उसी प्रोसेस को बोला जाता है आपका वेपराइजेशन। अगर आपका गैस कंडेंस होके या ठंडा होके अगर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। अब जब ये चेंज होता है या जो चेंज होता है लिक्विड टू गैस, जब चेंज होता है तब उसमें क्या होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर उसको मिलता रहता है, मतलब कांस्टेंट हीट एनर्जी उसको मिलता रहता है। और कांस्टेंट हीट एनर्जी मिलते मिलते जब वो उस स्टेट पे पहुंच जाए कि वो गैस बन सकता है, उसी जगह वो फेज चेंज कर देता है और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और वैसे ही एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जब कंडेंसेशन होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे गैसेस ठंडा होके एक स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, उसी पॉइंट को बोला जाता है कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो ये था आपका वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का डेफिनेशन। अब इसको हम थोड़ा वेपराइजेशन का ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमने मेल्टिंग का किया था वैसे ही इसका भी ग्राफ बनाएंगे और इसको भी अच्छे से हम समझेंगे। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा होगा, अब मान लीजिए आप एक पतीले में नॉर्मल टेम्परेचर में आप पानी ले रहे हो, ठीक है, एक पतीले में लेना और उसमें क्या करना, इधर हम मान लेते हैं टेम्परेचर, ये हो गया आपका टेम्परेचर और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है, ये मान लीजिए 0
और इधर आपका है मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। अच्छा बहुत बड़ा हो जा रहा है ना। अच्छा इसको 10, 20 ना करके इसको डायरेक्ट यहाँ से 0, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब उस पतीले में हम क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं और इधर हम टाइम लिख देते हैं। चलिए 30, 60, 90, 120, 150, 180। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक पतीले में पानी ले लेते हैं और मान लीजिए जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको क्या करते हैं, चूल्हे पे रख देते हैं। चूल्हे पे जब रख देंगे उस पर आप टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर को अगर डाल दो तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे 20 डिग्री से उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो 100 डिग्री को टच कर जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री टच कर गया। अब 100 डिग्री जब टच कर गया उस टाइम पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होते होते जब बॉयल हो रहा होगा वो लिक्विड में से भाप निकल रहा होगा। आपने देखा होगा भाप निकलता है तो भाप निकल मतलब वो स्टीम निकल रहा है या फिर वेपर निकल रहे हैं। तो उस टाइम पे भी तो वो हीट अप उसमें से ले रहा है, तभी तो वो और बॉयल होकर उसमें से चेंज हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर पे उस जगह पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसी पॉइंट को ये जो 100 डिग्री जहाँ पे बॉयल होना शुरू हुआ, जहाँ पे फेस चेंज होना शुरू हुआ, उसी पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और उस टाइम पे भी 100 डिग्री के बाद में भी वो हीट एनर्जी अपने में ले रहा है, तभी उसका स्टेट चेंज हो रहा है। नहीं तो उसका स्टेट कैसा चेंज होगा, स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन उस टाइम पे भी टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है। और उस टाइम पे जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें ले रहा है उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। लैटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोलते हैं, या फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, वो जो हीट ले रहा है। अब लैटेंट का मतलब मैंने जैसे आपको बताया छुपा हुआ हीट। अब उसको हम थोड़ा डिटेल में लिखेंगे लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं, फिर उस पर लैटेंट हीट और स्पेसिफिक लैटेंट हीट पे चलेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कुछ भी करेंगे। तो ये था आपका ग्राफ, कौन सा, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। ये ग्राफ आपको याद रखना है क्या, समझ तो गए होगे, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। अभी चलते हैं इसमें वॉल्यूम का क्या असर होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या असर होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या असर होता है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, इम्प्योरिटीज, उसको हम थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसको हम आराम से समझ लेंगे। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि कैसे अगर वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, हम बॉयल करने पे वॉल्यूम पे क्या चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर के चेंज पे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या चेंज होता है, और इम्प्योरिटीज के एडिशन में बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज होता है। तो जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या, ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन बॉइलिंग। कोई भी चीज़ को अगर आप, कोई भी लिक्विड को अगर आप बॉयल करते हो वो जनरली एक्सपैंड करता है, मतलब वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है। अब boiling point of a liquid increases with the increase in pressure and decreases with the decrease in pressure। मतलब अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, और अगर हम प्रेशर को घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा घट जाता है। और जो तीसरा चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू इज। अगर हम किसी भी इम्प्योरिटीज मतलब कोई भी इम्प्योरिटीज पानी में डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम घर में, आपने देखा होगा मम्मी वगैरह दाल वाल बनाती हैं, तो दाल वाल बनाते हैं, आपने खुद कभी बनाया होगा, दाल वाल बनाते हो तो उसमें या चना बनाते हो, छोले बनाते हो, उसमें हम थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और उसे सफिशिएंट हीट मिल सके ताकि वो क्या करे, वो आपका पक जाए अच्छे से। नहीं तो क्या होगा कि पानी सारा खत्म और यहाँ पे चना बॉयल ही नहीं हुआ तो खाने में कुछ मजा ही नहीं आएगा। इसीलिए नमक डाला जाता है टू इंक्रीज द क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो ये था आपका कुछ चेंज ऑफ फेज। अब हम चलते हैं लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट को क्या होता है उसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज लिखेंगे और थोड़ा उसको अच्छे से हम समझ लेंगे।
तो बच्चों अभी हम देखेंगे लैटेंट हीट क्या होता है और स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है। लैटेंट हीट जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो छुपा हुआ हीट जिसके वजह से फेज तो चेंज होता है लेकिन वो हमें थर्मोमीटर में नहीं दिख पाता, राइज और फॉल इन टेम्परेचर में नहीं दिख पाता, उसे बोला जाता है आपका लैटेंट हीट। और स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट पर यूनिट मास, उसे हम बोल देते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट, मतलब वो एक कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द हीट एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स फेज but it is not seen in the rise or fall in temperature, this heat energy is called latent heat। जो छुपा हुआ हीट, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने में जो हीट जरूरत होता है उसे बोला जाता है लैटेंट हीट। और स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब और लिबरेटेड पर यूनिट मास, उसे बोला जाता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। और L इक्वल टू, उसे डिनोट किया जाता है, जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट है उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल L से, दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन M। और कैपिटल Q इक्वल टू, तो हीट हमारा कितना हो जाएगा? M इंटू L। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट हमारा कितना होता है? जूल पर केजी। और उसके जो कॉमन यूनिट्स हैं और कॉमन यूनिट्स कैलोरी पर ग्राम या फिर किलो कैलोरी पर केजी होता है। होपफुली आपको जो लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके लिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। अभी चलिए देखते हैं कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आई, उसका कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा देख लेते हैं। तो जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमारा क्या है? जैसे कि आपके माउंटेन्स में, हिमालय वगैरह में जो बर्फ है वो तुरंत एक साथ ही नहीं मेल्ट हो जाता, वो कभी धीरे धीरे मेल्ट होता है, वो एक उसका रीजन है। दूसरा होता है जो कोल्ड एरियाज में जो वाटर इन लेक्स होते हैं वो एक साथ कभी फ्रीज नहीं हो जाते, ठीक है, एक साथ फ्रीज हो गया तो गया खत्म। और ये टॉम एंड जेरी का मूवी कार्टून नहीं है कि टॉम उधर जेरी ने स्विच ऑन किया तो पूरा आइस बन गया और वो स्केटिंग कर रहे, वो नहीं होता एक्चुअल लाइफ में। वो तो कार्टून है उसमें होता है, लेकिन जनरल लाइफ में वैसा नहीं होता। और जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, अगर आप देखोगे कि आप फ्रीजर में डालो या फिर अगर एक बार पानी में डुबा के फिर फ्रीजर में डालो, पानी में डुबा के फ्रीजर में जब डालते हो ना तब वो जल्दी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप वैसे ही डालते हो। तो दैट इज ड्यू टू दिस फेनोमेना। अब अगर आप देखोगे कहीं जगह पे बहुत ज्यादा बर्फ है और उसके वो मेल्ट हो रहा है, तो आप देखोगे उसके चारों ओर आप अगर खड़े रहते हो तो आपको बहुत ठंडा भी लगता है, ठंडा लगता है। कभी आप गए होगे अगर हिली एरियाज में तो आपको वहां पे भी अंदाजा लगेगा। तो ये सारे कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी जो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे वो होगा इसके रिगार्डिंग, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आपको भी प्रैक्टिस करना है घर पे, आपके बुक्स के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको नंबर अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे आए। तो होपफुली आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए और एक वीडियो बना के आपको और एक अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जहां जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।